लेसन 2 हमारा है अमल आक्सार के लवण। ये हमारा लेसन नंबर 2 है। इसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। इसमें अमल के बारे में, आक्सारक के बारे में और लवण के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अमल और आक्सारक के बारे में जानते हैं। अमल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब के अंदर अमल पाया जाता है, और वो स्वाद में और टेस्ट में जो है वो खट्टा होता है। आक्सारक स्वाद में कड़वे होते हैं, जबकि लवण जो हैं वो इन दोनों से मिलकर बनते हैं। जब अमल और आक्सारक आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तो हमें लवण प्राप्त होते हैं। देखिए, हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अथवा उसमें उपस्थित अमल और आक्सारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप उसको कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडे का विलयन? उपचार बताते समय आप किस गुण धर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अमल और आक्सारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना चखे ही खट्टे और कड़वे पदार्थों की जांच की थी। जैसे नींबू होता है, नींबू स्वाद में खट्टा होता है, संतरा होता है, ये सब अमल की श्रेणी में आते हैं। जबकि कड़वे, जैसे साबुन का स्वाद कड़वा होता है, नीम की पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है, ये आक्सारक की श्रेणी में आते हैं। आप जानते हैं कि अमलों का स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि आक्सारकों का स्वाद कड़वा होता है। में यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये लिटमस पत्र क्या होता है? ये एक पेपर होता है और कागज़ के ऊपर कुछ विलयन अथवा घोल चढ़ा दिया जाता है। घोल में डुबो करके उसके ऊपर उसका लेप कर दिया जाता है, जिसे लिटमस पत्र कहा जाता है। तो ये घोल किस चीज़ का होता है? घोल जो होता है वो एक पौधे की पत्तियों के रस से तैयार किया जाता है। एक पौधा होता है, देखिए नीचे देखिए, क्या आप जानते हैं? लिटमस विलयन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। लीचेन नाम का एक पौधा होता है जो चट्टानों पर उगता है और चट्टानों के साथ चिपका रहता है हमेशा। ये ऐसे इलाकों में होता है या ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर प्रदूषण काफ़ी कम होता है, यानी जीरो के बराबर प्रदूषण जिन जगहों पर होता है वहाँ पर ये पौधा उगता है। प्राय इसे सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों से विलयन अथवा रस निकाल लिया जाता है और उसका प्रयोग हम अम्लीयता और आक्सारियता की जांच करने के लिए करते हैं। और इसका रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अमल एवं आक्सारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अमल आक्सारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कह देते हैं। ये क्वेश्चन बनता है हमारा, सूचक किसे कहते हैं या अमल आक्सारक सूचक क्या होता है? लिटमस विलयन क्या होता है? लिटमस विलयन कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो इसमें दिया गया बॉक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित कई क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। एक हमारा रंजक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। इन्हें सूचक कहा जाता है। प्राकृतिक वो होते हैं जो पेड़ पौधों की पत्तियों से, पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे लिटमस विलयन पौधे की पत्तियों से प्राप्त हुआ। और कृत्रिम वो होते हैं जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। वो जैसे मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन है, इन दोनों को लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। हल्दी है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। जैसे कभी आपने देखा हो
कि सब्जी के दाग कपड़े पर लग जाते हैं। जब और कपड़े को धोया जाता है तो साबुन के साथ संपर्क में आने पर हल्दी का रंग चेंज हो जाता है, वो लाल कलर की हो जाती है। शुरुआत में उसका पीला कलर था। तो ये भी एक सूचक है। तो हल्दी को भी एक सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, आपको 3 प्रखंडलियाँ दी गई हैं, इनमें से एक में आश्वित जल दिया गया है। आश्वित जल शुद्ध जल को कहते हैं। इनमें शेष 2 में एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में अक्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्थर दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रखंडली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? हम ऐसा करते हैं, जिसमें अम्लीय विलयन है उसमें इसको डुबोकर देखते हैं। उसमें डुबोकर देखते हैं तो ये इसको लाल कर देता है। लाल लाल होता है, कोई असर नहीं होता। जब अमल में डालते हैं और आश्वित जल में डालते हैं तो उसमें कोई प्रभाव अथवा लाल लिटमस पत्थर का किसी तरह से परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जो तीसरा विलयन है, अक्षारीय विलयन, जब लाल लिटमस पत्थर को इसमें डुबोया जाता है तो इसका रंग चेंज हो जाता है और वो नीला हो जाता है। हमें पता ही है अक्सर लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब ये हो गया नीला। अब इस नीले को हम बचे हुए 2 शेष विलयनों में डुबोते हैं, आश्वित जल में और अम्लीय विलयन में। हमें पता ही चल चुका है कि एक प्रखंडली में अक्षारीय है, उसको अलग रख देते हैं और बचे हुए शेष 2 में इसको डुबोकर देखते हैं। तो यदि आश्वित जल में डुबोते तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जबकि अम्लीय विलयन में डालते हैं तो ये दोबारा से लाल हो जाता है। तो इस तरह से हमें अम्लीय का ज्ञान हो गया और शेष जो तीसरा विलयन बचता है वो आश्वित हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे इनके गुणधर्म, क्या क्या गुणधर्म होते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका फॉर्मूला होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल क्रियाकलाप 2.1 में देखिए, इसमें फॉर्मूले दिए गए हैं, इनको याद करने की कोशिश कीजिए। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए, इनको यहाँ से राइट करें। एक टेबल दी गई है, लिटमस का विलयन दिया गया है, लाल लिटमस, नीला लिटमस, फिनोप्थलीन विलयन, मेथिल ऑरेंज, ये लिख सकते हैं, भर सकते हैं आप इसको। रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं। रंग परिवर्तन से ही हमें सूचक से ज्ञात होता है कि वो अम्ल है या क्षारक है। और कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो गंध से बताते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। ऐसे सूचकों को ओलिफैक्टरी अथवा गंधीय सूचक कहा जाता है। एक बारीक कटी हुई प्याज लेते हैं, क्रियाकलाप 2.2 देखिए। बारीक कटी हुई प्याज और स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच करने के लिए किया जा सकता है। इसमें 2 टुकड़े लीजिए, उनकी गंध की जांच कीजिए, गंध में परिवर्तन आ गया है। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर इनमें से एक टुकड़े पर तन्नु सल्फ्यूरिक विलयन की कुछ बूंदें डालें, दूसरे पर तन्नु NaOH की कुछ बूंदें डालिए। दोनों टुकड़ों को जल से धो करके उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। इसके जो प्रेक्षण मिलते हैं उनको इसको क्रियाकलाप को करने पर ही पता चलता है सही तरीके से। परीक्षण के अनुसार एक और प्रयोग दिया गया है। आपके परीक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज और लौंग के तेल में भी गंध होती है, इनको भी गंधीय सूचक के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप देखिए 2.3, अम्ल अक्षारक किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। बहुत ही आसान अभिक्रिया है। इसमें देखिए, एक प्रखंडली लीजिए, 5 ml तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें डाल दीजिए और उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल में। ये प्रखंडली जो स्टैंड के ऊपर टंगी हुई है, इसमें देखिए प्रखंडली में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इसमें निकल रहे हैं। जब दानेदार जिंक इसमें डाला जाता है तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और वो एक परवा नली के माध्यम से एक पानी के टब में
जिसमें साबुन का घोल है वहाँ से हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करता है। जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस निष्कासित कर होती है और उसके पास मोमबत्ती ले लाई जा नज़दीक उसके लाई जाती है तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है या हाइड्रोजन गैस ध्वनि है। पॉप की ध्वनि इसमें निकलती है, जैसे गुब्बारे फूटते हैं उस तरह से ध्वनि निकलती है। इससे सिद्ध होता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है। हम कह सकते हैं कि धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो कुछ और अम्ल हम ले सकते हैं, जैसे HCl HNO3 CH3COOH के साथ भी ये क्रियाकलाप दोहराया जा सकता है। क्रियाकलाप को ध्यान से देखें। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों के से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब अम्ल प्लस धातु और अभिक्रिया होने पर हमें मिलता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया है, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? क्रियाकलाप 2.4 में आ जाइए। एक परखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए, उन अपने परीक्षण को लिखिए। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो अभिक्रिया है, जैसे हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया की, उसी तरह से अक्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे। अक्षार के साथ भी वही उसी तरीके से अभिक्रिया होगी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया होने पर सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण मिलता है। तो लवण और हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, चाहे वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करें धातु की या फिर अक्षार के साथ अभिक्रिया करें। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। सब धातुओं के साथ ऐसी अभिक्रियाएं नहीं हो सकती। आगे पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ये क्रियाकलाप दिया गया है। इसमें देखिए सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाते हैं परखनली ए में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। परखनली ए में सोडियम कार्बोनेट और HCl की दोनों की अभिक्रिया करवाने पर हमें सोडियम क्लोराइड, जल और CO2 प्राप्त होते हैं। जबकि परखनली बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया जाता है और वो उसी की अभिक्रिया HCl के साथ करवाई जाती है। इसमें भी हमें NaCl मिलता है, H2O मिलता है और CO2 मिलता है। यानी दोनों ही परखनलियों में जो उत्पाद है वो सेम है, अभिकारक डिफर है, यानी अलग अलग है दोनों में। जैसे पहले में है Na2CO3 और दूसरे में है NaHCO3। पहले में कार्बोनेट है, दूसरे में बाइकार्बोनेट है और दोनों की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई गई है और दोनों में हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल क्या उत्पन्न करते हैं? लवण, जल और CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करके देखिए, वो दूधिया कलर का हो जाता है। CaOH ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 CaHCO3 ट्वाइस एक्वस विलियन में हमें प्राप्त होता है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन जिसे कहा जाता है, खड़िया, चाक जिसको कहते हैं, संगमरमर, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं जिसको हमें CaCO3 कहते हैं। यानी CaCO3 चूने का पत्थर भी होता है, खड़िया भी होता है, चौक भी होता है और संगमरमर। ये सब इन चारों का एक ही सूत्र है, CaCO3। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं। देखिए अब इन्होंने भी बता दिया इसमें कि 3 चीज़ों का निर्माण होता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। नीचे शब्द समीकरण दी गई, इसको रीड करें। अम्ल एवं अक्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जिसे हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं।
NaOH प्लस HCl, नीचे अभिक्रिया में देखिए NaOH प्लस HCl, और अभिक्रिया करने पर हमें प्राप्त होता है NaCl प्लस H2O। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया होती है तो हमें सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है, लवण प्लस जल। अम्ल एवं अक्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, अक्षारक प्लस अम्ल, और अभिक्रिया होने पर हमें मिलता है लवण प्लस जल। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। आप देखेंगे कि विलयन का रंग हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है, और विलयन का हरित रंग, नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल और लवण प्लस जल। तो ये जो अभिक्रिया है वो क्रियाकलाप 2.7 से संबंधित है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए, ये मिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, तो इससे संबंधित ये नीचे दिया गया है। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिख सकते हैं। अक्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, जिस तरह से धातुओं के ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया थी, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अम्लों की अभिक्रिया हमने की, उसी तरह से अक्षारक भी और अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। तो अक्षारक ने अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्या हमें प्राप्त होता है वो देखिए। आपने कार्बन डाइऑक्साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा चूने के पानी के बीच अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक अक्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। चूँकि यह अक्षारक एवं लवण के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। देखिए यहाँ बताया है, इम्पोर्टेंट है ये, कि यह धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सभी कुछ क्वेश्चन है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हर बार आता है। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि वो उसके साथ क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके एक विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होता है। इसलिए ऐसे बर्तनों में खट्टे और दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? पता ही है, हमने पीछे किया, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाइए। एक गैस की उपस्थिति की जांच का पता कैसे लगाएंगे? एक टब लिया था हमने, उसमें विलयन लिया था साबुन का घोल, उसमें फिर निकास नली छोड़ दी थी और उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसके बुलबुले पर निकलते हैं और उसके पास एक मोमबत्ती ले जाकर देखते हैं तो पॉप की ध्वनि के साथ वो जलती है। तो ये आप पीछे लेसन में से उठा सकते हैं। कोई धातु यौगिक के तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अम्ल के साथ। तो बुध पदार्थ उत्पन्न होती है, उससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, एक कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो CaCl2 होता है और इसमें तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है एक यौगिक, और जब तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो CO2 गैस उत्पन्न होगी, बिल्कुल उत्पन्न होगी। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो बाद में प्राप्त होगा और CO2 गैस प्राप्त होगी। तो CO2 गैस है वो मोमबत्ती को बुझा देती है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है? वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है।
पता ही है, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर CO2 गैस उत्पन्न होती है। तो CO2 गैस उत्पन्न होगी जिससे वो मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि CO2 गैस अग्नि को बुझा देती है। सभी अम्लों एवं अक्षारकों में क्या समानता है? अम्लों और अक्षारकों में क्या क्या समानता है वो इसमें पढ़ेंगे। अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? कि हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल गैस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसकी जांच करते हैं। क्या हाइड्रोजन युक्त ये सभी यौगिक अम्ल होते हैं? ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का भी ले लीजिए। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क के 100 ml के बीकर में रख दीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो चित्र के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब और स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। एक बीकर में थोड़ा तन्नु HCl अम्ल डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। आपने क्या परीक्षण किया? इन परीक्षणों को ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयनों के साथ भी दोहराइए। बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जल जाता है? देखिए कनेक्शन कर दिया, और कनेक्शन के साथ ही हम विलयन हर बार चेंज करते हैं। विलयन बदल कर देखते हैं क्या हर बार बल्ब विलयन के साथ जलता है या नहीं जलता। जब हम अम्ल लेते हैं, जैसे HCl ले लिया, HNO3 लिया और CH3COOH या H2SO4 विलयन हमने इसमें लिए, ये अम्ल थे। अम्ल के साथ तो ये बल्ब जल जाता है, क्योंकि इसमें H+ आयन उत्पन्न होते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जिससे ये बल्ब ग्लो होता है। लेकिन कुछ और विलयन इसमें लिए गए, जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल। हाइड्रोजन तो इनके अंदर भी है, ग्लूकोज और अल्कोहल में, लेकिन इनमें H+ आयन उत्पन्न नहीं होते, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं होता, बल्ब नहीं जलता। तो इस केस में हम इनको अम्ल नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन उत्पन्न स्थित है, लेकिन फिर भी ये अम्ल नहीं है। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक क्या करता है, या इसका क्या होता है? जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक हाइड्रोजन आयन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो वो अम्लीयता दिखाता है, और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट जाती है तो वो अक्षारीयता दिखाता है। इस प्रयोग से ऊपर जो प्रयोग है उसमें H+ आयन H3O+ बोल सकते हैं, आयन शो करते हैं। H+ आयन शो करता है अम्लीयता को, OH- आयन शो करता है अक्षारीयता को। सभी अक्षारक जल में नहीं घुलते, इम्पोर्टेंट है ये, देखिए बॉक्स में। जल में घुलनशील अक्षारक को अक्षार कहा जाता है। ऐसे अक्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें अक्षार कहते हैं। इनका सफर साबुन की तरह होता है, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। अब हम जान चुके हैं कि अम्ल H+ आयन और सभी अक्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ऊपर क्रियाकलाप किया अभी, जिसमें H+ आयन उत्पन्न होते हैं वो अम्ल होते हैं, OH- आयन उत्पन्न होते हैं वो अक्षारक होते हैं। देखिए H के ऊपर प्लस का चिन्ह है, इसको प्लस और माइनस को हम आयन कहेंगे, H+ आयन इसके साथ जोड़ देंगे, इस तरह से ये बोला जाएगा। OH- इसके ऊपर है, इसके पीछे भी हम आयन जोड़ देते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त करते हैं। अम्ल प्लस अक्षारक, लवण प्लस जल, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक इम्पोर्टेंट चित्र दिया गया है इसमें। सांद्र अम्ल और तन्नु अम्ल, दो तरह के अम्ल होते हैं। सांद्र अम्ल वो होते हैं जो 90% जिनके अंदर पानी जल 95% जिनके अंदर अम्ल होता है और 5% जिनमें जल होता है। यानी
ये उबलते हुए होते हैं, इनमें भाप निकलती है और ये हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि तन्नु अम्ल जो होते हैं उनमें इसका उल्टा होता है, 95% जल होता है, 5% अम्ल होता है, ये नुकसानदायक नहीं है। तो इसमें देखिए सांद्र अम्ल और तन्नु अम्ल के बारे में बताया और चित्र में चेतावनी दी गई है कि अपनी त्वचा को परख नली के अंदर जो अम्ल है उससे बचाएं, गिरने से बचाएं, नहीं तो वो आपकी त्वचा को जला सकता है। जल में अम्ल व क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जब जल को पानी में मिलाया जाता है या क्षारक को पानी में मिलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। ये मिलाने का जल के अंदर अम्ल को मिलाने का तरीका बताया गया है। इस तरीके में धीरे धीरे पानी को हिलाना चाहिए और उसके अंदर एक एक बूंद दो दो बूंद अम्ल की डालनी चाहिए। नहीं तो अगर एक साथ हम डाल देते हैं तो वो आस्फलित होकर के बाहर निकल कर के आ जाता है और आपकी त्वचा और हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसमें परख नली भी टूट सकती है, कांच का बर्तन होता है वो टूट सकता है, जिससे वो सारा द्रव बाहर निकल जाएगा, गिर जाएगा। पात्र भी टूट जाता है, कांच का पात्र भी टूट जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के एक कैन अथवा डिब्बा और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए। जल में अम्ल और अक्षार के मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तन्नुकरण कहते हैं एवं अम्ल या अक्षारक तन्नुकृत होते हैं। प्रश्न है कुछ। HCl HNO3 आदि विलयन जलीय विलयन में अम्लीयता लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसी यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। ये हम ऊपर कर चुके हैं। एक फिगर वाला क्यूस टॉपिक आया था जिसमें कुछ विलयन बदल बदल करके हमने डाले थे बीकर में, जिससे बल्लभ कुछ में गलो हो गया था, कुछ में जल गया था, कुछ में नहीं जला। जैसे HCl और HNO3 अम्ल के केस में तो जल गया था, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल जब डालते हैं तो ऐसा नहीं होता। तो वहाँ से आप इसका आंसर ले सकते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, क्योंकि H+ आयन उत्पन्न हो जाते हैं और जहाँ भी H+ आयन उत्पन्न होंगे वहाँ पर जलीय विलयन विद्युत का चालन करेगा। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। देखिए शुष्क शब्द जोड़ा गया है और गैस है और शुष्क गैस सूखे लिटमस पत्थर के साथ क्रिया कैसे करेगी जब वो उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं डालेगी। अगर विलयन है, विलयन उसमें डूब जाता है जिसकी वजह से उसका रंग परिवर्तन हो जाता है लिटमस पत्थर का, लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अम्ल को तन्नुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। इन्होंने बताया, ऊपर हमने पढ़ा था कि अम्ल को थोड़ा थोड़ा करके जल में मिलाएं, उसको हिलाते रहें परख नली को, नहीं तो बर्तन टूट जाएगा। बिल्कुल सही और पॉइंट वहीं से आप उठा सकते हैं इसका। अगर हम जल को अम्ल में मिलाएंगे तो बर्तन टूट जाएगा और अम्ल एक समय में उस समय ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा, जिससे हमारे त्वचा को नुकसान हो सकता है, बर्तन टूट सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अम्ल के विलयन को तन्नुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। अम्ल के विलयन को तन्नुकृत करेंगे, तन्नुकृत का मतलब है पानी मिलाएंगे, पानी मिलाने से अम्ल की मात्रा घटती है और अम्ल की मात्रा घटती है तो हम कह सकते हैं उसमें H+ आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी घटती है। और जब H+ आयन की सांद्रता घटती है तो वो कम अम्लीयता शो करता है, इसलिए कह सकते हैं कि इसकी सांद्रता प्रभावित होती है हाइड्रोनियम आयन की। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड
आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, बिल्कुल सेम है, ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ऑक्सार मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो ऑटोमेटिक इसके आयन की सांद्रता घटती जाएगी। अम्ल में ऑक्सार के विलीन कितने प्रबल होते हैं? कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो काफ़ी प्रबल होते हैं और कुछ ऑक्सार भी प्रबल होते हैं, कुछ दुर्बल होते हैं। ये हम जानेंगे H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता के माध्यम से। और इन दोनों की सांद्रता का एक स्केल बनाया गया है जिसे pH स्केल के नाम से जाना जाता है। pH, जहाँ पर P सूचक है पुषांश का अथवा पोंटेंज का, जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ है शक्ति। इस pH स्केल से सामान्यतः शून्य अधिक अम्लता शून्य को दर्शाता है और 0 से 14 तक की संख्याएं इसके ऊपर अंकित हैं। 14 अधिक अक्षारीयता को दर्शाता है। एक स्केल तैयार किया गया जैसे पैमाना होता है, पैमाने के ऊपर 0 से 14 तक की संख्याएं अंकित हैं। 0 ये दिखाता है कि सबसे अधिक अम्लीय है और 14 ये दिखाता है कि विलयन सबसे अधिक अक्षारीय है। pH स्केल में जो P था वो पुषांश अथवा पोंटेंज के लिए सूचक था, जिसका मतलब था शक्ति, और H का मतलब है हाइड्रोजन। H हाइड्रोजन को दिखाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। साधारण भाषा pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता और अक्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। देखिए यहाँ 3 स्केल तैयार किए गए, 0 से 7 अम्लीय और 7 उदासीन और 7 से 14 अक्षार की प्रकृति। तो इससे आप पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए pH पेपर मिलते हैं, pH पेपर मार्केट में आते हैं, उनके ऊपर कलर होते हैं और 14 तक की संख्या के लिए इस तरह से कलर लगाए जाते हैं। उसके ऊपर अलग अलग पट्टियाँ होती है कलर की। और जब pH पेपर को किसी भी विलयन में डुबोया जाता है तो जो भी कलर फेड हो जाए उसी से हम pH ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं शुरुआत में ऑरेंज कलर है कि एक पट्टी छोटी सी और दूसरी पट्टी नीले कलर की है, तीसरी पट्टी फिर लाल कलर की है। तो जो भी पट्टी का रंग फेड होता है, जैसे लाल कलर वाली पट्टी का रंग फेड हो गया तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि उसकी pH लगभग 3 है। हम मान लेते हैं पहली पट्टी की pH 1 है, दूसरी की 2 है, तीसरी की 3 है। तो उससे 3 से अंदाज़ा आ जाएगा कि उसकी जो pH 3 है और वो 0 और 7 के बीच में है, 7 से नीचे है। और 7 से नीचे जिसकी pH होती है वो अम्लीय होता है। इस तरह से हम pH ज्ञात कर सकते हैं। तो एक स्केल दिया गया है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती चली जाती है। कलर में देखिए, जो कलर गाढ़ा कलर है वो H+ है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। H+ आयन की शुरुआत में चौड़ी पट्टी है और बाद में ये संकरी पट्टी हो जाती है। इसी तरह OH- आयन की सांद्रता शुरुआत में कम है, जो सफ़ेद पट्टी के द्वारा दिखाया गया है, और बाद में चौड़ी हो जाती है। OH- क्या दिखाता है? अक्षारीयता को। H+ क्या दिखाता है? अम्लीयता को। तो इस तरह से हम H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं कि वो अम्लीय है या अक्षारकीय है। सारणी दी गई है, जैसे लार खाना खाने के पहले क्या pH था और खाना खाने के बाद क्या pH है, इसको सारणी को आप भर सकते हैं। 1 मोल HCl 10 नंबर पर देखिए सारणी में HCl का 0 होता है, NaOH का 14 होता है। अब नीचे आ जाइए, ये सा pH पेपर होता है जो मार्केट में मिलता है। 0 से 14 तक कलर दिए गए हैं इसमें। इन कलरों के अकॉर्डिंग जो भी कलर फेड होता है, रंग परिवर्तन होता है जिसमें, उसके अकॉर्डिंग हम पता कर लेते हैं कि वो अम्ल है या क्षारक है। जैसे जठर रस होता है,
जठर होता पेट, पेट के अंदर जो अमल होता है वो उसका पीएच 1.2 होता है। इसमें देखिए 0 और 1 के बीच में दिखाया गया है 1.2 होता है, वैसे 0 और 1 के बीच में दिखाया गया है ये। और उसके बाद है नींबू के रस का पीएच 2.2 होता है, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, रक्त का पीएच 7.4 होता है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रक्त का पीएच सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है 7.4। मिल्क और मैग्नीशिया का 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। तो ये आप यहाँ से पीएच पेपर के बारे में देख सकते हैं और इनकी पीएच वैल्यू याद कर सकते हैं। आगे फिर है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। जिनमें H+ आयन की अधिकता पाई जाती है उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, और जिनमें H+ आयन की कमी पाई जाती है उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 HCl दोनों के दोनों प्रबल अम्ल होते हैं और CH3COOH दुर्बल अम्ल होता है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? पीएच का हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, यानी हम अक्षारीयता के ऊपर डिपेंड है हमारा शरीर, उदासीन और अक्षारीयता। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकता है। इसका एक परिसर होता है, परिसर का मतलब है रेंज। एक रेंज होती है कि यहाँ से यहाँ तक ही पीएच होना चाहिए प्राणियों का, यहाँ तक कि हमारा भी। वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है। वर्षा का जल जो होता है यदि उसकी पीएच मान 5 से कम हो जाए तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान भी कम हो जाता है। जो शुरुआती बारिश होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, क्योंकि वायु में CO2 SO2 बहुत सारी गैसें होती हैं जिनके मिक्स होने की वजह से पानी अम्लीय हो जाता है और वो पानी नदियों में चला जाता है, जिसकी वजह से नदियों का पानी भी अम्लीय हो जाता है और वहाँ उसके अंदर रह रहे जीवधारी मछलियाँ और अन्य जीव हैं उनका जीवन कठिन हो जाता है। दूसरे ग्रहों में भी अम्लीय पदार्थ होते हैं, जैसे शुक्र ग्रह का वायुमंडल होता है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। वो क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं। जहाँ का वायुमंडल अम्लीय हो तो वहाँ पर कैसे संभव है रहना, क्योंकि अम्लीय हमारी त्वचा के साथ अम्ल हमारी त्वचा के साथ कार्य करेगा। यानी वायुमंडल में नमी के स्थान पर अम्ल है। नमी यदि हमारी त्वचा से टच हो जाए तो कोई नुकसान नहीं होता, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल हमारी त्वचा से क्रिया करके नुकसान करेगा। ये एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? बगीचे की मिट्टी का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। उसका विलयन तैयार करें पानी के साथ और उसमें पीएच पेपर डुबो करके आप देख सकते हैं कि उसका पीएच क्या है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा पाचन तंत्र है वो भी पीएच परास के मध्य कार्य करता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो हमारे पेट को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन वो भोजन के ऊपर क्रिया करता है और उसे पचाने में सहायता करता है। कुछ समय के बाद यदि कई घंटे तक लगभग 3 या 4 घंटे तक अगर कुछ नहीं खाया जाए या लंबे समय तक भोजन नहीं किया जाए तो हमारे पेट में दर्द और जलन अनुभव होती है। वो इसी HCl की वजह से होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से, क्योंकि जब भूख लगती है और भूख के समय अगर खाना ना खाया जाए तो ये निकलता है। जब भी भूख लगती है तो ये स्रावित होता है पेट के अंदर, और अगर नहीं कुछ खाया जाए तो ये कहाँ क्रिया करेगा? फिर पेट के ऊपर क्रिया करेगा, जिसकी वजह से दर्द का अनुभव होता है। तब एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड होती है
दर्द निवारक गोलियाँ, जो पेट दर्द की गोलियाँ होती हैं वो ली जाती हैं, लेने के पश्चात दर्द कम हो जाता है। ये अक्षारकों से बनी होती है। एंटासिड जो होती है वो अक्षारक होते हैं, वो अमल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस अध्याय के आरंभ में वैसे ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अमल की आधिक्य मात्रा को उदासीन कर देता है। हमने पीछे पढ़ा था एक अभिक्रिया उदासीनीकरण कि अमल के प्रभाव को अक्षार हटा देगा। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से गोलियां तैयार की जाती हैं, जैसे दुर्बल अक्षारक का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल अक्षारक होता है, इसका प्रयोग गोलियों के तौर पर किया जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्ष, हम जब खाना खाते हैं और खाना खाने के पश्चात दांतों में खाना फंसा रह जाता है तो वो धीरे धीरे क्रिया करता है दांतों के साथ, वो अमल में परिवर्तित हो जाता है और टूथ डिके स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पीएच मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। और 5.5 से जब कम हो जाए तो टूथ डिके अथवा दंतक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है आप रीड करें। इसमें से पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, मधुमक्खी का डंक होता है उसमें अमल होता है, चींटी का डंक होता है उसमें भी अमल होता है। जब काट ले जाता है दर्द और जलन का अनुभव होता है, तो काटे गए स्थान पर बेकिंग सोडा या अन्य चीज़ें प्रयोग कर ली जाते हैं जिससे हमें आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अमल छोड़ देते हैं जिनके कारण जलन का अनुभव होता है। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। इसको देखिए बॉक्स में। नेटल एक शाकीय पौधा है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं, अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में मेथेनोइक अमल का स्त्राव होने के कारण दर्द का अनुभव होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे की पत्तियां रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के आसपास ही पैदा होते हैं। क्या आप डोक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसी ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हो? कुछ तत्व दिए गए हैं और उनमें पाए जाने वाले अमल दिए गए हैं। सिरके में एसिटिक अमल पाया जाता है, संतरे में सिट्रिक अमल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अमल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अमल होता है, दही में लैक्टिक अमल होता है, नींबू में सिट्रिक अमल होता है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अमल होता है, नेटल का डंक मेथेनोइक अमल होता है। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। आगे हमारे क्वेश्चन है, आपके पास दो विलियन है ए और बी। विलियन ए के पीएच का मान 6 है, विलियन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें कौन सा अम्लीय कौन सा अक्षारकीय है? जो अम्लीय होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऑटोमेटिक ज़्यादा होती है, और जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो अम्लीय होता है। यहाँ पर देखिए विलियन ए की पीएच 6 है तो ये अम्लीय है, और बी की 8 है तो ये अक्षारकीय है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ए में ज़्यादा है। H+ आयन की सांद्रता विलियन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न नंबर 2। H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होने की वजह से हम उसको अम्लीय की कैटेगरी में रखते हैं, हम कह सकते हैं कि वो अम्लीय है। प्रश्न नंबर 3, क्या अक्षार के विलियन में H+ आयन होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनकी सांद्रता काफ़ी कम होती है। अगर हाँ तो यह अक्षारकीय क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें OH- आयन की अधिकता होती है। OH- आयन अधिक होंगे तो वह अक्षारकीय होगा, H+ आयन कम होंगे तो वो भी अक्षारकीय होगा। यानी H+ आयन कम हो जाएंगे, OH- आयन बढ़ जाएंगे। कोई किसान खेत की मृदा की परिस्थिति में बिना बुझे हुए चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। किस स्थिति में करेगा? जब ज़्यादा अम्लीय हो जाएगी।
अम्लीय मिट्टी होने की वजह से उसमें अक्षारीय पदार्थ मिलाए जाते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट तीनों के तीनों अक्षारीय पदार्थ हैं। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। लवण परिवार, इसमें कुछ लवण परिवार दिया गया है। क्या कौन कौन से लवण होते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। हमारे घरों में जो नमक प्रयोग किया जाता है वो भी एक लवण है, तो इसको रीड करें आप, यहाँ से जानकारी ले सकते हैं टेबल से। इससे क्रियाकलाप 2.14 पर आ जाइए। ये लवणों का पीएच बताता है। पीएच पेपर से इन लवणों की पीएच ज्ञात कर सकते हैं। साधारण नमक से रसायन, ये फ़ोटो देखिए, इसमें दांडी मार्च से संबंधित फ़ोटो है। ये सबसे पहले कैसे नमक बनाया गया, समुद्रों से पानी निकाला गया और वहाँ से उसी के पास, समुद्र के पास गड्ढे खोद करके उस पानी को डाल दिया गया, और सूर्य की ऊष्मा की वजह से पानी वाष्पित हो गया और नीचे नमक बच गया, तो उससे बचे हुए नमक का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। दांडी मार्च इस नमक से संबंधित है। यह आंदोलन जो था वो स्वतंत्रता संग्राम के समय में महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी 1930 में। 1930 के लगभग इसका काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन था ये। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। साधारण नमक जो होता है वो रसायनों में कच्चे पदार्थ के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए हम देखते हैं कि एक पदार्थ से विभिन्न पदार्थ कैसे बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरॉक्सार प्रक्रिया कहते हैं। काफ़ी अच्छी प्रक्रिया है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन अथवा क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा अक्षार प्राप्त होते हैं। क्लोर शब्द लिया गया क्लोरीन से, अक्षार शब्द लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इसी वजह से प्रक्रिया का नाम पड़ गया क्लोरॉक्सार प्रक्रिया। 2NaCl प्लस H2O, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। देखिए इसमें क्लोरीन गैस निकली है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होती है। देखिए दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड पॉजिटिव आयन जिसके ऊपर होता है वो एनोड होता है, और नेगेटिव आयन जिस पे होता है वो कैथोड होता है। चित्र में आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से ऊपर दिखाया गया है। बड़ा चिन्ह, एक बैटरी के लिए दो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, एक लंबे वाला, एक छोटे वाला। लंबे वाला प्लस चिन्ह के लिए प्रयोग करते हैं, और छोटे वाला चिन्ह माइनस के लिए करते हैं। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं क्लोरीन गैस निकलती है, राइट साइड में हाइड्रोजन गैस निकलती है। और क्लोरीन गैस कहाँ का प्रयोग की जाती है जल की स्वास्थ्य के लिए? स्विमिंग पूल में पीवीसी रोगाणुनाशक, पीवीसी बनाने, पीवीसी होता है प्लास्टिक, जो डोरियों में, ये जो डोरियाँ होती है घरों में वायर होती है उनके ऊपर चढ़ा होता है वो प्लास्टिक, वो पीवीसी होता है। रोगाणुनाशक, पानी में उपस्थित रोगाणु को नष्ट करने में, CFC कीटनाशक तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और नीचे देखिए नमक का घोल है, और नमक का घोल इसमें से जब विद्युत गुजारी जाती है तो इस तरह की प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रयोग की जाती है? ईथर, ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया तैयार करना। नमक का घोल NaOH के साथ नीचे दिखाया गया है। धातुओं के से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नीचे देखिए ये साइड में, राइट साइड में, नीचे वाली साइड में NaOH प्राप्त होता है, जिसके उपयोग इसी के साथ दिए गए हैं। चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें से संबंधित कोई ना कोई छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पूरी प्रक्रिया को भी पूछ लिया जाता है। इसमें विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। विरंजक चूर्ण जिसका सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। और जब भुजे हुए चूने में से क्लोरीन गैस गुजारी जाती है
तब इसका निर्माण होता है। तो देखिए, इस क्लोरीन गैस का प्रयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। विरंजक चूर्ण के उपयोग पढ़ेंगे, प्रक्रिया दी गई, इसको देखें। विरंजक चूर्ण के उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है इसका, कागज़ की फैक्ट्री में प्रयोग किया जाता है। और लॉन्ड्री जो कपड़े होते हैं, कपड़े साफ़ किए जाते हैं, कपड़ों में जैसे कलर होता है, लाल कलर के कपड़े हैं, उसका रंग हटाना है तो उसमें वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। लकड़ी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। उपचायक वो होता है जो एक कैटलिस्ट के तौर पर मिलाया जाता है किसी भी विलयन में। बिना पीने वाले जल को रोगाणु से मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडे के बारे में पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा आमतौर पर नमक, जल, CO2 और अमोनिया से प्राप्त होता है। यानी जलीय विलयन नमक का लेते हैं और उसमें से CO2 और अमोनिया गुजारते हैं तो हमें NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, NaHCO3। ये महत्वपूर्ण है। NaHCO3 सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही यौगिक के नाम हैं। और इस सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। नीचे वाली विक्रिया देखिए, 2NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उष्मा देने पर हमें Na2CO3 प्राप्त हुआ प्लस H2O प्लस CO2 प्राप्त होती है। तो इसका जो प्रयोग है बेकिंग सोडे का वो करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका कपड़े धोने में किया जाता था। बेकिंग सोडे का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो बेकरी उद्योग में किया जाता है। इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और बेकिंग पाउडर इससे तैयार किया जाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है। इससे मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। केक बनाने में, पाव रोटी बनाने में, डबल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में, पकोड़े बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रसोई घर का एक अच्छा उत्पाद है, काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। बेकिंग सोडा अथवा मीठे सोडे के नाम से भी इसे जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। अक्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। एक एंटासिड अथवा गोलियां भी तैयार की जाती हैं, दर्द निवारक गोलियां, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तब कुछ चीज़ें ली जाती है, जैसे इनो ली जाती है, उसमें भी ये एंटासिड होता है। तो वो इस जो दर्द निवारक गोलियाँ होती है वो इसी से तैयार की जाती हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ आती हैं तो उनके अंदर, उन गाड़ियों के अंदर भी इसका प्रयोग होता है। छोटे छोटे यंत्र, लाल सिलेंडर होते हैं जो बसों में, स्कूलों में टंगे होते हैं, वो अग्निशामक यंत्र होते हैं। उनका बटन दबाने पर उसमें से CO2 गैस निकलती है और वो CO2 गैस अग्नि को बुझा देती है। दावन सोडे के बारे में पढ़ेंगे। कपड़े धोने में इसका प्रयोग किया जाता है। Na2CO3 × 10H2O, दावन सोडा कपड़े धोने में। हमने ऊपर बताया था बेकिंग सोडे में एक शब्द बोल दिया था कि बेकिंग सोडे का सबसे ज़्यादा प्रयोग कपड़े धोने में किया जाता है, तो वो गलत था, सॉरी। दावन सोडे का प्रयोग उसमें कपड़े धोने में किया जाता है। दावन सोडा एक रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख सकते हैं कि बेकिंग सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट में 10 पानी के अणु मिलाने पर हमें दावन सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 बिल्कुल आसान अभिक्रिया × 10H2O। 10H2O इसके साथ मिल जाता है जिससे इसका फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। 10H2O क्या दर्शाता है कि यह आर्द्र है, यानी इसमें पानी के अणु है, इसमें पानी उपस्थित है। दावन सोडे के उपयोग
सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच उद्योग में, साबुन और कागज़ उद्योगों में भी किया जाता है। कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में और कागज़ उद्योग में। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। बोरेक्स एक कांच होता है, काफ़ी मजबूत कांच होता है, टूटता नहीं है ये। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ पानी के कण मौजूद हो रहते हैं हमेशा। शुष्क दिखाई देते हैं लेकिन वो वास्तव में शुष्क नहीं होते। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल का कहते हैं। देखिए गाढ़े अक्षर काले अक्षरों में एक लाइन दी गई है। लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्रिस्टलन जल की परिभाषा है, इसे याद करें। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कॉपर सल्फेट का CuSO4 × 5H2O, इसमें 5 पानी के अणु हैं। और Na2CO3 × 10H2O, इसमें 10 पानी के अणु हैं। तो ये आर्द्र हैं इस वजह से। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन जल पाया जाता है और इसमें क्रिस्टलन के 2 अणु होते हैं जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O है। अब हम इस लवण के उपयोगों पर ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका यूज हड्डियाँ जोड़ने में किया जाता है, प्लस्तर करने में प्रयोग किया जाता है। ऑफ पेरिस, पेरिस इसलिए पड़ा क्योंकि पेरिस के अंदर पाया गया था सबसे पहले। पेरिस में एक मिट्टी पाई जाती है जिसे सफ़ेद मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उसी सफ़ेद मिट्टी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। उसको सफ़ेद मिट्टी को जिप्सम कहा जाता है, लेकिन यदि उसको थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए तो उसमें से 1/2 पानी के कण निकल जाते हैं। 1.5 अणु उसमें से निकल जाता है, जिसकी वजह से वो POP अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट में बदल जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग टूटी हड्डियां जोड़ने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बन करके कठोर पदार्थ बन जाता है। POP को जल के साथ जब मिला दिया जाए तो वो बदल जाता है किसमें? जिप्सम में, जिसकी वजह से काफ़ी कठोर हो जाता है और टूटी हुई हड्डियों के ऊपर, हाथ के ऊपर, पाँव के ऊपर जब प्लास्टर किया जाता है तो वो टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है, वो बिल्कुल सीधी रहती है। इस वजह से इसका प्रयोग प्लास्टर करने में किया जाता है। कुछ प्रश्न हैं। CaOCl यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? पता ही है आपको, दाउन सोडे का किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं जिसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? पता ही है, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण आप ऊपर से उठा सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया करने पर समीकरण लिखिए। हमें पता ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया करने पर वो जिप्सम में बदल जाता है, यानी वो बदल जाएगा। POP जो है वो जिप्सम में बदल जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। आपने क्या सीखा इसको एक बार रीड करें। अभ्यास के क्वेश्चन देखिए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संबंध क्या होगा? लाल को नीला करता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो अक्षारीय है। तो इसका pH क्या होना चाहिए? 7 से ज़्यादा होना चाहिए। और 7 से ज़्यादा क्या है? D ऑप्शन में है 10। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से विक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? ऐसा विलयन देखिए, अंडे के पिसे हुए कवच से विक्रिया करे एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होना चाहिए? NaCl होना चाहिए, HCl होना चाहिए, LiCl होना चाहिए, KCl होना चाहिए। अब इसमें देखिए सारे के सारे NaCl जो है लवण होता है, HCl अम्ल होता है,
LiCl जो है वो लवण होता है और KCl भी लवण होता है। तो 3 लवण है, 1 अम्ल है। तो पता ही चल गया होगा आंसर का, अम्ल है इसका आंसर HCl। तीसरे क्वेश्चन में आ जाइए। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml में मिलाया जाता है और वो उदासीन हो जाता है। यानी HCl और NaOH को मिलाया, दोनों उदासीन हो गए। अब NaOH का 20 ml ले लिया, पहले 10 था, अब 20 ले लिया, तो बताइए उसमें कितना HCl मिलाना चाहिए। 10 से 20 हो गया, दुगना हो गया, तो HCl भी दुगना हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा। तो 16 कौन से ऑप्शन में, डी में, तो डी इसका आंसर है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। कौन सी औषधि होती है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक होती है या पीड़ाहारी होती है, एंटासिड होती है, एंटीसेप्टिक होती है। भाई सी ऑप्शन है इसका, एंटासिड होती है। निम्न अभिक्रिया के लिए शब्द समीकरण लिखिए और संतुलित समीकरण लिखिए। ये आप उठा सकते हैं लेसन में से, सारी की सारी अभिक्रिया लेसन में से दी गई हैं। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। आप इसे लेसन में से उठा सकते हैं, लेसन में चित्र सहित ये दिया गया है। पूरा आंसर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है 100%। आश्रित जल, क्वेश्चन नंबर 7, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। भाई वर्षा के जल में लवण घुले होते हैं, तरह तरह के आयन गैसें घुली होती हैं, और जबकि आश्रित अथवा शुद्ध जल में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं घुला होता जो आयनों का चालन कर सके, और आयनों के चालन के बगैर विद्युत कभी भी किसी भी विलयन में से नहीं गुजर सकती, इसलिए शुद्ध जल में से विद्युत नहीं गुजरती। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, जल की अनुपस्थिति में जल एक विलयन प्रकृति प्रदान करता है, यानी घुलनशील प्रकृति प्रदान करता है। इसी वजह से हम उसकी अम्लीयता ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 विलयन ABCDE दिए गए हैं, सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है। pH का क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबलाक्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बलाक्षारीय है। pH के अकॉर्डिंग इन्हें ज्ञात करिए। 1 से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर पर जो आता है वो प्रबल अम्ल होता है, तो 1 pH वाला प्रबल अम्ल, यानी B जो है वो प्रबल अम्ल है। उसके बाद 4 पर आ जाइए, दुर्बल अम्ल है। 7 पर आ जाइए, उदासीन है। 9 पर आ जाइए, ये दुर्बल अक्षार है, और 11 जो है वो प्रबल अक्षार है। अब इसको आरोही क्रम में आप खुद व्यवस्थित कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, परखनली A और B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और परखनली B में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा और सांद्रता समान है। किस प्रखनली में अधिक तेज़ी से बुदबुदाहट होगी और क्यों होगी। देखिए 2 अम्ल लेते हैं हम, A और B। पहले ये देखिए कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है। HCl प्रबल होता है और एसिटिक अम्ल दुर्बल होता है। तो हमें पता ही है जो प्रबल अम्ल होगा वो तेज़ी से क्रिया करेगा और बुदबुदाहट उत्पन्न करेगा, तो HCl होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ताज़े दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर उसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा। भाई कम हो जाएगा pH, लगभग 5.5 हो जाएगा, क्योंकि दूध खट्टा हो जाता है और खट्टा होने से pH कम हो जाता है। खट्टा पता ही आपको अम्ल के लिए प्रयोग किया जाता है, खट्टा शब्द। एक गवाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। भाई दूध ये होते हैं वो हमेशा ही बेकिंग सोडा अथवा मीठा सोडा हमेशा ही मिलाते हैं। शाम को अगर दूध बच जाता हो तो उसमें बेकिंग सोडा मिलाने से वो सेफ़ रहता है, और उसको फ्रिज में रख देते हैं जिससे वो ख़राब नहीं होता। ताज़े दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा अक्षारीय क्यों बना देता है। भाई पता है जब दूध खट्टा हो जाता है या pH मान उसका यदि कम हो जाए 6 से, तो वो ख़राब हो जाता है, और pH मान बढ़ने से
वो सुरक्षित रहता है। और बेकिंग सोडा मिलाने से उसका पीएच बढ़ जाता है अच्छे से, जिससे वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? भाई अधिक तो समय लगेगा है क्योंकि पीएच घटने में समय लगेगा। पीएच 6 से बढ़ गया है, उसको घटने में, कम आने में 5.5 तक लगभग आने में समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? इसकी व्याख्या कीजिए। आर्द्ररोधी नमी रहित बर्तनों में रखा जाता है, यानी गीले बर्तनों में नहीं रखा जाता है। यदि गीले बर्तनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखेंगे तो वो पानी के साथ क्रिया कर लेगा और जिप्सम बना देगा और कठोर हो जाएगा, ठोस हो जाएगा वो, इसलिए इसको नहीं रखा जाता। क्वेश्चन नंबर 14 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण दीजिए। HCl और NaOH, इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। यानी अम्ल और अक्षारक दोनों के बीच अभिक्रिया कराने पर हमें लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इसमें उदासीन पदार्थ मिलता है। लवण एक उदासीन पदार्थ होता है। HCl और NaOH दोनों के मिलने पर हमें NaCl + H2O प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडे के दो प्रमुख उपयोग बताइए। भाई धोने का सोडा नाम से पता चलता है धोने में इसका प्रयोग किया जाता है, कपड़े धोने में, सफाई कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है, कागज़ उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें से लेसन में से आप इनके उपयोग उठा सकते हैं। कुछ सामूहिक क्रियाकलाप है नीचे, इसको आप रीड करें, खुद कर सकते हैं ये क्रियाकलाप।